हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एनसीटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग सिलेबस में देखेंगे कहाँ से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी बातें समझेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट ऑथेंटिक तरीके से टाइम पर इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करी जाती है। और अगर आप एनसीटी 2025 देने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में हम पूरे डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, सखी, सखा अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए, जो भी 2025 में एनसीटी देने जा रहे हो, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा हमने कहा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। आपको पता है आईटीपी क्या होता है? इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है। ये कितने साल का प्रोग्राम है? 4 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आईटीपी करना चाहते हो, ये कोर्स का नाम है। ठीक है, अगर ये कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बच्चों ये एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा? एनसीईटी का एग्जाम, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। जब ये एग्जाम आप देते हो और क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटी में, एनआईटी में, आरआईई में, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। और 4 साल पढ़ाई करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हालांकि उसके बाद भी कुछ एग्जाम होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन ये बेसिक जो क्राइटेरिया है आपका, जैसे आप पहले बीएड करते थे, अब आपको बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बीए और बीए के साथ बीएड की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, बीएससी कर रहे हो, बीएससी के साथ बीएड की डिग्री मिल जाएगी। बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के साथ बीएड की डिग्री मिल जाएगी। 4 साल में ही मिल जाएगी। अभी क्या होता है, अभी आप बीएससी करते हो 3 साल और फिर आपको 2 साल का बीएड करना पड़ता है, तो आपको 5 साल टाइम लगता है। लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हो तो सिर्फ 4 साल में ही आपको इंटीग्रेटेड डिग्री मिल जाएगा, बीए का भी, बीएड का भी। ठीक है, बीएससी का, बीएड का साथ में। ठीक है, बीए बीएड, ये क्या है? इंटीग्रेटेड है ना, इसलिए इसका नाम देखो यहाँ पर क्या है, बीकॉम बीएड कर सकते हो आप चाहो तो बीएससी बीएड कर सकते हो, आप चाहो तो बीए बीएड कर सकते हो। तो 3 प्रकार के यहाँ पर कोर्स होते हैं और इसकी तैयारी भी हमारे यहाँ करवाई जाती है एनसीटी एग्जाम की। तो आप हमारे साथ जुड़ करके 2025 के लिए इसकी तैयारी भी कर सकते हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है, आईआईटी में क्या होता है? आईआईटी में सिर्फ बीएससी बीएड होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, वहां बीए बीएड नहीं होता है। ठीक है, बीएससी बीएड अगर करना चाहते हो तो आप आईआईटी में जा सकते हो। और ये हमारे पेड कोर्स का पूरा यहाँ पर शेड्यूल है क्लासेस का। किसी दिन हम 5 क्लासेस भी ले लेते हैं, किसी दिन 6 क्लासेस भी हो जाती हैं, और किसी दिन 4 क्लासेस, किसी दिन 3 क्लासेस होती है। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल है, इस तरीके से आपका यहाँ पर क्लास चलता है पूरा पेड क्लासेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर यह समझना आपको कि अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हो, मतलब इस साल अभी जैसे 2025 में आपको देना है, अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है 2025 में आप पास कर लोगे। तो अभी इसको कहते हैं अपीयरिंग। ठीक है, तो अगर आप अपीयरिंग में हो 12th में तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 12th पास आउट हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप स्कूल से अगर आप यहाँ पर 12th पास हो या फिर अपीयरिंग हो अभी, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। एज लिमिट, यहाँ पर कोई एज लिमिट है नहीं। ठीक है, तो एज लिमिट का कोई झंझट नहीं है। अगर आप 22 साल हो, 23 साल हो, 24 साल हो, 25 साल हो, तब भी आप एनसीटी का पेपर दे सकते हो। एनसीटी के पेपर में मतलब पेपर को देने के लिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए कोई एज लिमिट एनटीए द्वारा नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपना एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एग्जाम पैटर्न में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर कितने मीडियम में आपका पेपर होता है। तो पेपर आपका 13 लैंग्वेज में होता है। ठीक है, कितने लैंग्वेज में होता है? ये मीडियम है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मीडियम है। मतलब अगर आप पेपर अगर असमीज भाषा में देना चाहते हो तो असमीज भाषा में भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप बंगाली में देना चाहते हो तो बंगाली मिलेगा, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में। मान लो मैं जो है बंगाल से हूँ, मुझे बंगाली आती है, मतलब मैं पढ़ना लिखना बंगाली में अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं बंगाली में पेपर दूंगा। ठीक है, तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिलेगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे सब इसकी भाषा क्या रहेगी? बंगाली भाषा में रहेगी। ठीक है, वैसे अगर आप उड़िया चूज करते हो तो उड़िया में रहेगा, तमिल चूज करते हो तमिल में रहेगा। तो टोटल 13 लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन
है, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर अपना दे सकते हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहले एक बार जनरल हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर डिटेल में आएंगे इसके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस का, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज होता है, डोमेन सब्जेक्ट होता है, जनरल टेस्ट होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो 4 सेक्शन में आप अपने सिलेबस को बांट सकते हो। एक तो हो गया लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा अभी हम देखेंगे उसको आगे। डोमेन सब्जेक्ट आप इतना जानो 12th क्लास में जो आप एनसीईआरटी चल रही है वही यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसा कि हम पेड कोर्स में भी आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी में ही पढ़ा रहा हूँ, तो लाइन टू लाइन में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको भी ऐसे करना है, लाइन टू लाइन पूरा जो है बुक आपको पढ़ना है, क्योंकि किसी भी लाइन से वो बिटवीन द लाइन कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अच्छे से आपको पूरा जो है किताब को अच्छे से पढ़ना है, और जहां से भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल सकते हो सबकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है एनटीए बना देता है, लेकिन बुक से ही बनता है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन आपके जो है जो आपका एनसीईआरटी है 12th का वहीं से आएगा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है। जनरल टेस्ट की अभी बात करेंगे हम। टीचिंग एप्टीट्यूड विकास सर बहुत अच्छे से पढ़ाई रहे हैं, तो आप उनको जो है यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो पेड कोर्स में आकर के टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये होगी बात। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन होते हैं आपके पास, 4 ऑप्शन होते हैं, और ये सीबीटी मोड पर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सब भी देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में हम इसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हमने कहा कि सेक्शन 4 सेक्शन में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सेक्शन 1 में कह रहा है कि टोटल 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस है। अभी आगे बताएंगे कि कौन कौन सा लैंग्वेज है। टोटल 38 है, और इसमें से कोई 2 लैंग्वेज लेना होगा आपको, कोई 2 अलग अलग लैंग्वेज लेना होता है, ठीक है। तो मान लो आपने हिंदी ले लिया और आपने इंग्लिश ले लिया, या फिर आपने बंगाली ले लिया, आपने और कुछ ले लिया, ठीक है। तो यहां पर 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, ठीक है, 2 लैंग्वेज लेना होता है। और एक लैंग्वेज के पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल होते हैं 23 क्वेश्चन, बनाने होते हैं आपको 20 क्वेश्चन। ध्यान रहेगा, भूलोगे तो नहीं। यहां पर 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर मतलब चूज करना होता है आपको, 2 पेपर, और एक पेपर में 23 क्वेश्चन होता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन? 23 क्वेश्चन, और आपको बनाने कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन। तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20/23, ठीक है। तो मतलब अगर 23 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन बनाने, यानी 3 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल रहेगा, तो 3 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, मतलब छोड़ना ही है, 3 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उसको छोड़ सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट देखो यहाँ पर सेक्शन 2, ये तो बता दिया कि 12th वाला जो एनसीईआरटी वही इसका सिलेबस है, लेकिन ये समझ लो कि 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, टोटल 26, और 26 में से आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहां पर लेने होते हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे 26 में से, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज हो गया, 3 आपके पास डोमेन लेने होंगे, ठीक है। और इसमें हर डोमेन सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको बनाने होते हैं 25। तो यहां पर भी 3 क्वेश्चन का ऑप्शन रहता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आपको पास ऑप्शन रहता है, तो 28 में से 25 ही बनाने होते हैं। तो 3 डोमेन आप कौन ले सकते हो? मान लो फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, ठीक है। ये 3 आपके पास हो गए, ठीक है। तो 25 में से 28, तो 2 लैंग्वेज 3 डोमेन हो गए। अगर हम आगे बढ़े जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट ही है, इसमें 28 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो 25/28 इसको भी लिख लेना। इसमें भी 3 आपके पास ऑप्शनल रहते हैं, 3 आप छोड़ना होता है, ठीक है, क्वेश्चन। तो जो कठिन रहेगा उसको छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में वही है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 में से 23 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो 20/23, तो यहाँ पर भी 3-3 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। तो टोटल अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट काउंट करें तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 और 3, 2 3 5, 5 1 6 1 7 हो गया टोटल, ठीक है। तो टोटल 7 यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हो अलग अलग, ठीक है, और जिसको 4 सेक्शन में बांटा गया। अब ये देख लो कि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपका होता है 160 क्वेश्चन, ठीक है। 181 क्वेश्चन में से टोटल 160 क्वेश्चन, सबको जोड़ोगे अब तो कितना आएगा? 181 आएगा, और 181 में से आपको 160 क्वेश्चन ही बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा 7 सब्जेक्ट हो गए, और सब में 3-3 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, यानी कि 7 या 21, यानी 21 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ना ही होता है, 21 क्वेश्चन छोड़ना होता है। तो 181 में से आपको 160 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है बच्चों 4 नंबर का, तो 160 क्वेश्चन में अगर 4 का गुणा करोगे तो 16 चौको 64, यानी कि 640 नंबर का आपका यहाँ पर ये टोटल जो मेरिट बनता है कितने नंबर पे? 640 नंबर पे। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, माइनस मार्किंग भी होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो
ठीक है, 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना होता है। तो 640 नंबर में से अगर आप 400 पार कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। मतलब 400 पार अगर हो जा रहा है, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे बाद में, अगर 400 प्लस ला रहे हो ना तो बहुत अच्छी स्थिति में हो। आप आराम से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, इवन आप 400 450 ले आते हो तो आप IIT में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, ये सब के सब देखो, ये जो हम कह रहे थे अभी कि यहाँ पे ये सारे लैंग्वेज हैं, 38 लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो इसमें से आप कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई 2 लैंग्वेज लेना होता है आपको, कोई भी 2 ले सकते हो, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं लेना है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, और इधर आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो। अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन में ये सब है, इतने 26 डोमेन, कोई 3 आपको लेना होगा। फिर ये मैंडेटरी होता है, ये भी मैंडेटरी होता है, तो इसमें कुछ ऑप्शनल है नहीं। ठीक है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, जनरल टेस्ट लेना होगा, ये सब के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बात कर लिया। अब ये अगर आप एक सरसरी निगाह में देखना चाहते हो, सबका लैंग्वेज 1 में 23 में से 20 बनाना होगा, यहाँ पर भी 23 में से 20 बनाना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 में से 20, जनरल टेस्ट में 28 में से आपको 25 बनाना होगा, डोमेन स्पीच में 28 में से 25, सारे के सारे। ठीक है, और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, 181 में से 160 क्वेश्चन आपको बनाना है, और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो पेपर पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, और ये सब यहाँ पर फिर से आ गया सिलेबस की बातें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको और सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सिलेबस में क्या था, पहला तो हम यहाँ पर डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट में जैसा बताया हमने आपको कि 12th क्लास का आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, NCERT आपको लाइन बाय लाइन, जैसे आप ज्योग्राफी ले रहे हो अगर डोमेन में, तो ज्योग्राफी की जो NCERT है क्लास 12th वाला, 2 बुक है, दोनों बुक को आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से एकदम पढ़ना है, और उससे आप जितना MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। तो डोमेन सब्जेक्ट का तो आप यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप NTA के वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हो। अब रही बात जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में आपका 28 क्वेश्चन आता है। 28 क्वेश्चन में से आपका रीजनिंग आएगा। ठीक है, रीजनिंग आएगा, आपका जो है मैथ्स आएगा, मतलब जनरल मैथ्स, और यहाँ पे अगर बात करें तो जीके जीएस से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस, और इसमें आप करंट अफेयर भी जोड़ सकते हो। तो ये 3 पार्ट इसका होता है जनरल टेस्ट का। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको जो है, जैसे आपका ब्लड रिलेशन से आ गया क्वेश्चन, क्लॉक से आ गया, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया, तो ये सब कुछ चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आता है। मैथ्स में देखें तो परसेंटेज आ गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आ गया, ये जो आपका ये है क्या बोलते हैं, पाइप सिस्टम वाला हो गया, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन हो गया, रेल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, टाइम डिस्टेंस वाला। तो ये सारे क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं। तो मैथ्स में जितने भी जनरल टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। आप देखोगे मैथ्स में तो लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, वही 8-10 क्वेश्चन यहाँ से भी मान सकते हो। तो लगभग कुछ ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो 26 ही हुआ है, आप मान सकते हो, इसको 12 ले सकते हो, ठीक है, या फिर इधर आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, किसी में 10 आ जाए, किसी में, जैसे ये 8 है इस साल 10 आ जाए, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, हम जीटी का सिलेबस आपको बता दिए। अब बचा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपको बताया गया है, ठीक है, विकास सर ने वीडियो में बताया है, वो उसको आप जाकर के देख सकते हो अच्छे से, टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारे पेड कोर्स में आ सकते हो। विकास सर बहुत अच्छे से जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर करा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। रीजनिंग हम आपको करवा रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं रीजनिंग में, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैथ्स विकास सर करवा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस आपको रजनीश सर करवा रहे हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और डोमेन सब्जेक्ट भी हम जैसे ज्योग्राफी करा रहे हैं आपको, ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत आने वाला है नहीं, ठीक है। डोमेन, जीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, और एक क्या बचा आपका, लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज में बाबू होता क्या है, लैंग्वेज में आपका एक होता है ग्रामर पोर्शन और एक होता है आपका यहाँ पर क्या, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन होता है। और थोड़ा सा साहित्य वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, लिटरेचर वाले क्वेश्चन से, कि बताओ कमायनी के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे इंग्लिश में होगा, लेकिन ये सबके लिए सेम है। अगर आप बंगाली लेते हो तो बंगाली का ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जाएगा, इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाएगा, हिंदी लेते हो तो हिंदी का ग्रामर पूछा जाएगा, और कॉम्प्रीहेंशन तो आएगा ही आएगा। कॉम्प्रीहेंशन ईजी होता है, मैक्सिमम बच्चे बना लेते हैं आराम से, लेकिन ये ग्रामर वाला पोर्शन तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, और ये साहित्य वाला भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और कॉम्प्रीहेंशन का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में कुछ याद नहीं करना होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे कॉम्प्रीहेंशन में होते रहोगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रामर की, तो कोई ग्रामर का एक बुक लेकर के और अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो,
ठीक है, तो ये रही बात हमारा सिलेबस की। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो में पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सिलेबस क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरा हमने बता दिया। आप तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ भी सकते हो पेड कोर्स में आकर के, और तैयारी यहाँ पर शानदार तरीके से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।